नमस्कार, मैं रविश कुमार। ज़रूरत रोटी की है मगर खाने को केक दिया जा रहा है। आप दर्शकों से आज उन पत्रकारों का दर्द साझा करना चाहता हूं जो अपना दर्द कहने के लायक नहीं है। हिंदी के तमाम और अंग्रेजी के भी शायद बड़े अखबारों में ज़्यादातर पत्रकार 20-20 साल के अनुभव के बाद भी 20,000 या उससे भी कम की सैलरी पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मजीठिया वेतन बोर्ड लागू किया जाए, मगर किसी अखबार ने मजीठिया लागू नहीं किया। लागू होता तो 20,000 रुपया पाने वाले वरिष्ठ पत्रकार को 60 से 80,000 रुपए की सैलरी मिल सकती थी। अदालत की खुलेआम अवमानना हो रही है, मगर सब चुप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया बोर्ड की सिफारिशें लागू करवाने का वादा किया था, मगर 500 करोड़ के विज्ञापन बजट की ताकत के बाद भी फेल हो गए। वही नहीं, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम पार्टियां फेल हो गई हैं। हो सकता है, लेकिन जिस कारण से बताने का मौका मिला है उसका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना तथा मेडिकेयर की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप देगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत 1500 पत्रकारों को लैपटॉप दे चुके हैं। जयपुर, अजमेर में कई सौ पत्रकारों को सस्ती दरों पर जमीन देने की सूची भी निकली थी। उनके कार्यकाल में मामला कोर्ट में है। पत्रकार भी वेतन की जगह क्या क्या ले लेते हैं। आप जिस मीडिया को दिन रात गरियाते हैं उसकी ये हकीकत है। अपनी सैलरी के सवाल से समझौता करता हुआ पत्रकार आपके लिए तटस्थता और नैतिकता का बोझ ढो रहा है। बोझ ढोते ढोते बहुत अच्छा पत्रकार भी 20 साल में 20-25 हजार की तनख्वाह नहीं पा पाता है। शुक्रिया बीजेपी का, उसने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लैपटॉप देने का वादा किया है, मजीठिया बोर्ड लागू करवाने का वादा नहीं किया है। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आ गया है, उसकी कुछ बातों का मैंने अपनी तरफ से चुनाव किया है। वीआईपी की सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स बनेगी ताकि आम जनता की सुरक्षा से समझौता ना हो। प्रमुख शहरों के चौराहों और थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनेगा। आपराधिक, नक्सली और आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को न्यूनतम 2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने 7 सूत्री विजन डॉक्यूमेंट में दावा किया है कि उनके कार्यकाल में बिहार के 39,000 बसावटों में से 36,000 बसावटों में बिजली पहुंचा दी गई है और 2016 तक हर घर में मुफ्त कनेक्शन भी दे देंगे। बीजेपी ने भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि 1 साल के भीतर हर गांव हर घर में बिजली देंगे। खेती के लिए अलग फीडर से बिजली दी जाएगी। नीतीश कुमार का दावा है कि अलग फीडर से किसानों को कनेक्शन दिया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि हर साल मैट्रिक और इंटर पास करने वाली 5,000 बालिकाओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी देगी। टीवीएस स्कूटी की कीमत 41,500 रुपए है। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। इस लिहाज से सरकार हर साल 21 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंटर और मैट्रिक पास करने वाले मेधावी छात्रों को 50,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। सभी दलित और महादलित टोलों में, एक एक व्यक्ति को नहीं, टोलों में एक मुफ्त रंगीन टीवी दिया जाएगा। एक टोला में किसके घर रंगीन टीवी लगेगा, इसी को लेकर सरकार झगड़ा सुलझाती रहेगी। प्रत्येक गरीब परिवार को हर साल 1 जोड़ा धोती, 1 जोड़ी साड़ी दी जाएगी। हरियाणा चुनाव के वक्त जब इंडियन नेशनल लोक दल ने कॉलेज में एडमिशन लेने वाली सभी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया था, तब काफी मजाक उड़ाया गया था। कभी सरकारें सब्सिडी की राजनीति का विरोध करती हैं, कभी साड़ी, धोती, स्कूटी, मंगलसूत्र और टीवी बांटने लगती हैं। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि पहली बार बिहार में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं। गैर सरकारी दावों के अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की वेबसाइट पर जब जाकर चेक किया तो 2014 में बिहार में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता है, उसका जिक्र नहीं है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड से भी किसान आत्महत्या का जिक्र नहीं है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में छपा मिला कि मई 2015 में बिहार में 3 किसानों ने कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या की है। कांग्रेस, बीजेपी की सरकारें आत्महत्या नहीं रोक सकी हैं। खेती के बारे में बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि खेती के लिए अलग से बजट पेश होगा। समय पर ऋण वापस करने वाले किसानों को 0% ब्याज दर पर खेती के लिए आगे कर्ज दिया जाएगा। हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में दावा किया है कि बिहार में 10.5 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। हर जिले में सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना की जा चुकी है। बिहार के लिए फसलों के नुकसान पर अलग से, ये बीजेपी का दावा है कि बीमा नीति बनाएगी।
सरकारी स्तर पर धान एवं गेहूं की खरीद को पारदर्शी बनाएगी। दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। आप जानते हैं कि दाल की कीमत कितनी पहुंच गई है। बीजेपी ने 2014 में अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि किसानों को लागत से 50% अधिक दाम दिया जाएगा फसल अनाज का। बीजेपी ने बिहार के लिए विजन डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भले शिवराज सिंह चौहान अंडे का विरोध करते हों और शाकाहार को बेहतर बताते हों, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बिहार में बीजेपी ने मेरे प्रिय और दैनिक भोजन मछली का ख्याल रखा है। मछली की किस्मत अंडे से अच्छी निकली। सरकारी तालाबों को सिर्फ मछुआरों को ठेके पर दिया जाएगा। यह बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। मछुआरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। मछली पालन एवं मछली की खेती के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में 60 लाख मत्स्य पालक हैं। मछली उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में चौथा है। केंद्र में 16 महीने के बाद भी लोकपाल का पता नहीं है, लेकिन बिहार के विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने लोकपाल जैसी किसी संस्था की बात तो की है, मगर नाम नहीं लिया है, लोकपाल का इस्तेमाल नहीं किया है। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की स्थापना करेंगे। इसकी एक यूनिट का गठन हर जिले में होगा। नए सतर्कता कोर्ट की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा हो सके। जल्दी रंगे हाथ रिश्वत पकड़े जाने पर समय सीमा के तहत दंडित किया जाएगा। बिहार विशेष न्यायालय एक्ट, जिसके तहत भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की जाती है, उसे और प्रभावी बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर की शुरुआत करेंगे, जैसे दिल्ली में हुई है। क्या भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी लोकपाल है या कोई अन्य संस्था है? वैसे बिहार में लोकायुक्त हैं। बीजेपी और नीतीश दोनों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में नए उद्यमियों के लिए अलग अलग नाम से 500 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की बात कही है। दोनों के एजुकेशन लोन में कुछ 3% का चक्कर है। ब्याज का गणित समझने वाले बेहतर समझ सकते हैं मुझसे। बीजेपी ने कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए 3% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि 12वीं पास के बाद छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे वे 4 लाख रुपए तक की निकासी कर लेंगे। बैंक वाला जो ब्याज लेगा, सरकार उसका 3% अपनी तरफ से भर देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बीजेपी ने कहा कि 4 जिलों में कोचिंग हब की स्थापना की जाएगी। वैसे नीतीश कुमार 10 साल में 3 मेडिकल कॉलेज ही बना सके, और वो किस हालत में है बिहार के लोग जानते होंगे। पर कोई पार्टी कोचिंग हब बनाने की बात कर रही है। क्या कोचिंग बनाना, हब बनाना अब सरकार का काम है? सरकारी कोचिंग या कोचिंग वालों को सरकारी सुविधा। मेक इन इंडिया ब्रांड का एक छोटा ब्रांड भी बिहार में तैयार हो रहा है। बीजेपी ने उसे मेक इन बिहार का नाम दिया है और स्वच्छ भारत की तरह स्वच्छ बिहार का नाम दिया है। इन सब बातों पर गौर करेंगे, लेकिन एक गुजारिश है कि सभी वक्ता विजन डॉक्यूमेंट को ही लेकर बात करें। जात पात पर बातें बहुत हो चुकी हैं। प्राइम टाइम में मैं स्वागत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी का, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभी सुधांशु जी दिख नहीं रहे हैं। और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, खेती के मसले को ठीक से समझते हैं। इससे पहले कि सुधांशु जी आ जाएं, देवेंद्र जी, मैं आपका ही पहला कमेंट लेना चाहता हूं कि खेती के लिए अलग से बजट होगा। जो किसान समय पर लोन चुकाएंगे उनको अगला लोन शायद 0% रेट पर दिया जाएगा। क्या ये सब बातें खेती को बेहतर बनाने के लिए हैं? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि काफ़ी विस्तार से है इसमें कि किस तरह से जो मंडियों की जो ज़मीनें हैं, संपत्तियां हैं, उनका भी सरकार अपने विवेक से संपत्ति बनाने में करेगी, वगैरह वगैरह है। देवेंद्र, देखिए, पहले तो रवीश जी, जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पढ़ के तो अच्छा लगता है, और दूसरी सरकार का देखें तो दूसरी पार्टी का देखें तो वो भी अच्छा लगता है। तो विजन डॉक्यूमेंट, मैनिफेस्टो सबके अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें से कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, वो हम उसके बारे में सोच लेते हैं। क्योंकि जो भी बात, जैसे आपने पहले कहा है कि जो भी चीजें बताई गई हैं कि आपको साड़ी फ्री मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, या जो भी मिलेगा मेरिट का नाम लगाकर, वो सारा जिसको हम पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं। आप देखेंगे जब इलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद कहा जाता है कि सब पॉपुलिस्ट तो हो गया, अब इकोनॉमिक मेजर्स पे आएंगे, तो उसमें ये सब बातें खारिज हो जाती है। क्योंकि ये एक लॉबी है जो बहुत कहते हैं कि भाई सब्सिडीज जो है ये बंद की जाएं, और अभी इलेक्शन के टाइम पर कोई उसकी बात नहीं करता। खैर, ये बात अलग होगी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार जी से मैंने पूछा था कुछ साल पहले जब वो जीत के आए थे कि क्या कारण था कि आप इतनी थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आए, तो उनका जवाब था कि मैंने साइकिल पर जोर दिया,
BMW पे जोर नहीं दिया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सब पार्टियों के मैनिफेस्टो में इस बार साइकिल पे बहुत जोर है, स्कूटी भी शायद उस पर एक और एडिशन हो गया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी सरकार ने अभी कहा है, जो भी बीजेपी ने कहा है उसमें अंदर अपने मैनिफेस्टो में, वही चीजें वो जो इलेक्शन, जो दूसरे नेशनल इलेक्शन हुए थे उससे पहले भी उन्होंने ये बातें सब कही गई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के बाद वहां पर देश में, जैसे आपने कहा है कि 50% प्रॉफिट की बात अगर उन्होंने लागू कर दी होती सारे देश में, तो मुझे लगता नहीं कि बिहार में ये मैनिफेस्टो की भी जरूरत पड़ती, जो एग्रीकल्चर में प्रावधान है उसकी भी जरूरत पड़ती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रवीश जी कि पंजाब के किसानों को, आपको हैरानगी होगी, जो APMC एक्ट है, मंडियां जहां रेगुलेटेड हैं, पंजाब के किसान को गेहूं के 1450 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिला था पिछली बार। और बिहार में 2007 से वहां पर APMC एक्ट नहीं है, वहां के किसान भी खूब मेहनत करते हैं, उनको 800-900 रुपए पे अपना माल जो है, अपना प्रोड्यूस जो है बेचना पड़ता है। तो अगर ये मंडियां वहां स्थापित की गई होती है, अगर वहां के किसानों को 800 के बजाय 1500 रुपए जैसे कि पंजाब में अब होगा, अगर इतना मिलता, तो मेरा मानना कि बिहार का विकास तो पहले ही हो चुका होता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि MSP को लेके आना, जो कि इस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है कि हम इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके आएंगे। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, जबकि वहां पर MSP का कोई सिस्टम है ही नहीं ऑपरेट करता बिहार में। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीजें करने वाली हैं उसको अगर हम देखें तो सरकार का पूरी कोशिश ये है कि पंजाब से भी MSP हटा दिया जाए, बाकी स्टेट से भी MSP हटा दिया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिहार में हम क्यों अब कह रहे हैं कि MSP हम लेके आएंगे, क्योंकि अभी शायद ये इलेक्शन का जो मौसम है। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि यहां पर फोकस करने की बहुत जरूरत थी, कोई भी पार्टी हो, और वहां पर फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा है कि हम हर खेत को पानी देंगे, ये ठीक है, कहना आसान है, क्योंकि अभी अगर हम उसका डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का 2015 का, तो उसमें कहा गया कि 90% पॉपुलेशन गांव में रहती है बिहार की। तो बिहार का विकास तभी हो पाएगा जब गांव जो है स्मार्ट विलेजेस बने या गांव का विकास हो। तो बिहार के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। इसलिए दोनों पार्टियों को अपने उसमें ये कहना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि करना भी पड़ेगा कि अगर गांव की हालत सुधरती है तो बिहार की हालत भी सुधरती है, क्योंकि ग्रोथ रेट कम नहीं है बिहार का। ये हम ना भूलें कि 2014 तक जो ग्रोथ रेट है 2010 और 14 का, वो 10.4 है। तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन अब जो जहां करने की जरूरत है, वो मुझे लगता है कि ये 2-3 बातें अगर हम कर लें, एग्रीकल्चर पे फोकस रखें, तो रास्ता विकास का बिहार का। ग्रोथ रेट पे एक बात बता दें कि ग्रोथ रेट का ज्यादा होना, ये कहीं से ये इंडिकेटर नहीं है कि समाज के हर तबके का विकास हुआ है। दुनिया भर में अब ये बात लागू होती है कि इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे आ गए। सुधांशु जी अब हमारे पास आ गए हैं, आपका स्वागत है। आपके आने से पहले कुछ बिंदुओं का जो इसमें है, उस शुरू में मैंने बताया था, और अजय आलोक हैं और देवेंद्र शर्मा हैं जो खेती के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे ही मैंने पहला कमेंट ले लिया है। एक जो आपकी घोषणा पर विजन डॉक्यूमेंट में है कि हम MSP का कोई जिक्र नहीं है, कि बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, क्या आप उसे वापस लाएंगे? लगता नहीं है, क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि जो वहाँ मंडियाँ समाप्त की गई हैं, कृषि बाजार समिति, उनकी ज़मीन और संपदा को हम डेवलप करके खेती या किसानों के हित में उपयोग करेंगे। देखिए, जब भी हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो एक प्रकार का दृष्टि पत्र होता है। अब बिहार के संदर्भ में यदि हम देखें तो अभी जैसे देवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि शायद देश के बड़े राज्यों में इकलौता राज्य होगा जहां 90% लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो वहां की व्यवस्था में 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, एक है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा वहां का मानव संसाधन। तो हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में इन दोनों के ऊपर ही फोकस नजर आता है कि किस प्रकार से हम उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अगर आप एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम सेपरेट एग्रीकल्चर बजट देंगे। जब एक बार आप कृषि को एक अलग व्यवस्था उस पूरे वित्तीय प्रावधान में देने की व्यवस्था कर देते हैं। बिहार में ही क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपने मध्य प्रदेश में किया है, क्या राजस्थान में किया है, या सेंटर पे किया है? आपने अच्छा प्रश्न किया। कई हमने बातें ऐसी कही हैं जो हमने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में करके दिखाया। जैसे अलग बजट है खेती का वहां? नहीं, खेती का अलग बजट नहीं हुआ, मगर जैसे हमने ये कहा कि हम बिजली के क्षेत्र में किसानों के लिए, खेती के लिए अलग फीडर सेपरेशन करेंगे। तो जो बिजली गांव में खेत के लिए जाएगी वो अलग बिजली होगी, और जो बाकी शहरों में डोमेस्टिक यूज के लिए जाती है अलग। ये फीडर सेपरेशन हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। और उसकी वजह से मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, याद करिए 10 साल पहले की जब सरकार थी, जब श्रीमान बंटाधार शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो उस समय के मुकाबले आज लगभग सारे गांव बिजली के
जद में आ गए, तो ये हमने करके दिखाया। आप इसमें कह रहे हैं कि 1 साल में बिहार में हर गांव खेत में बिजली पहुंचा देंगे, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि बहुत जगह बिजली पहुंच गई है जो आप थोड़े से जगह में पहुंचा? देखिए, हम ऐसा भी नहीं कहना है। इसमें लिखा हुआ है 1 साल। हाँ, जो हम कह रहे हैं उसके पीछे एक आधार है कि अगर आप सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड देखें, पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ने कई बार कहा कि हमारे पास इस समय सरप्लस बिजली है। राज्यों के अंदर कई बार वह राज्य खरीद नहीं पा रहे हैं, चाहे वित्तीय कारण से या प्रशासनिक कारण से। तो वो कैसे ठीक करेंगे आप? तो चूंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में केंद्र में सरप्लस बिजली उपलब्ध है, तो बिहार जैसे राज्यों को, जिनको क्या कर हमें ग्रोथ में थोड़ा आगे लाना है, तो हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि हम बहुत प्रचुर मात्रा में। किस राज्य को सरप्लस बिजली दे दिया जहां 24 घंटे बिजली आ गई? यूपी हम को कह दे रहे दिया, केंद्र के पास सरप्लस बिजली है, राज्य तो मेहरबानी बिहार के लिए क्यों इंतजार किया जाए? क्या आपने यूपी को दे दिया है सरप्लस बिजली है? तो देखिए क्या होता है। देखिए, आप 2 सवाल का जवाब नहीं दिए। जब मैंने पूछा कि बिहार के लिए ही क्यों खेती का अलग बजट बाकी राज्यों में नहीं है, देश के स्तर पे नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम है। और ये आपने कहा कि जब मैंने पूछा कि क्या आप न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो लोकसभा में आपने कहा था कि 50% प्रॉफिट देंगे, उसका इसमें जिक्र नहीं है, तो क्या आपने वो वादा छोड़ दिया कि अब नहीं देंगे? और मंडियों के बारे में तीनों का जवाब आपने दिया। आपने देखिए, मैंने जवाब दिया है जो मैंने सबसे पहले बोला कि आपने जो प्रश्न किया कि भाई सिर्फ बिहार में ही क्यों अलग से कृषि बजट, अन्य में क्यों नहीं। मेरे पहले ही वाक्य में था कि देश के बड़े राज्यों में शायद बिहार इकलौता राज्य है जहां आज भी 90% लोग ग्रामों में रहते हैं। किसी और राज्य में यह स्थिति नहीं। तो जब इतने बड़े राज्य में यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का एक अलग महत्व दिया जाना चाहिए, जो हमने इसमें दिया है। जी, अभी आपने सुना, देवेंद्र जी के भी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके यहाँ एमएसपी नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब में गेहूं जो सरकारी रेट पे किसान 1450 रुपया प्रति क्विंटल खरीदता है, आपके राज्य में 800 रुपया प्रति क्विंटल खरीदता है। तो एक तरह से उसे भी 600 रुपये का घाटा हो रहा है आपके राज्य में। जिस तरह से बीजेपी ने जवाब नहीं दिया कि 50% प्रॉफिट का वादा का क्या हुआ। नहीं रविश, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं देवेश जी के। मैं तो ये बता देता हूं कि हम लोगों ने तो एमएसपी तो फिक्स ही किया है, उसके अलावा केंद्र के ऑब्जेक्शन के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी तरफ से प्रत्येक क्विंटल 200 रुपया बोनस देने की घोषणा भी की थी, जिसमें केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के हमें वार्निंग दी कि अगर आप ये प्रोत्साहन राशि दोगे, बोनस दोगे, तो आपकी ये राशि हम बंद कर देंगे, जिसको नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक भी किया था। ये पिछले ही वर्ष की बात। कितना एमएसपी आप बता सकते हैं क्या? 800 से 200 मिला दे तो 1,000 हुआ ना? 1,000 हुआ, तब भी 450 800 से 200 नहीं, 800 से 200 नहीं। धान में प्रति क्विंटल हमने 1380 रुपए की जगह 1400 किया था उसको, 200 रुपए हमने प्रति क्विंटल उसमें बोनस भी दी थी राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, केंद्र सरकार का बकायदा चिट्ठी भेजी गई राज्य सरकार को कि अगर आप अब बोनस या प्रोत्साहन देंगे तो आपकी ये राशि हम बंद कर देंगे। और ये सिर्फ बिहार को नहीं, तमाम राज्यों को भेजी थी केंद्र सरकार ने। अब मैं आपको बताऊं, कभी जैसे सुधांशु जी बोल रहे थे कि विजन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात कि इस विजन डॉक्यूमेंट में मैं जा रहा था शुरू से लेकर अंत तक, कुछ चीज नया नहीं है। ये सारी चीजें तो बिहार में पहले से हो रही हैं। जैसे आपने भी बताया कि फीडर स्टेशन की स्थापना पहले हो चुकी है। ये कहते हैं कि फीडर स्टेशन की जगह पे हम 12 घंटे बिजली देंगे गांव में। हम कह रहे हैं आप बता सकते हैं क्या आप बताने की स्थिति में हैं कि कितने फीडर स्टेशन अलग, जो खेती के लिए अलग से लाइन? मैं आपको बताता हूं, अभी तक अगर आप ग्रामीण गांव का बिजलीकरण देखेंगे तो कुल मिलाकर 39,000 राजस्व गांव में की जगह 36,000 राजस्व गांव में विद्युतीकरण हो चुका, जिसमें 29,000 पूर्ण रूप से विद्युतीकरण और 7,000 आंशिक रूप से विद्युतीकरण हो चुका है। इसी के बदौलत नीतीश कुमार कहते हैं कि 2016 के अंत तक गांव क्या एक-एक टोलों, एक-एक कस्बों तक हम बिजली पहुंचा देंगे। और आज बिजली की सिचुएशन यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2013 में हमसे अलग हुई थी तो हमारा खपत होता था 2200 मेगावाट का, और आज 2015 में हमारी खपत 3200 मेगावाट पहुंच चुकी है। जो 2016 में अगर हम अपने लक्ष्य पे चले तो हम बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट राज्य हो जाएंगे, अगर ये हमें कोल ब्लॉक अलॉट करें तो। यहाँ तो हालात ये हैं कि झारखंड में हम बीजेपी जब कह रही है कि खेती के लिए, बावजूद बीजेपी हमें कोल नहीं अलॉट करती है, ऑक्शन जीतने के बावजूद पैसे जमा है और तब भी कोयला हमें अलॉट नहीं किया जा रहा है। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, आप जरा बीजेपी के वेबसाइट पे चले जाइएगा, बीजेपी.org पे चले जाइए। 2013 का मध्य प्रदेश का इनका घोषणा पत्र निकालिए, जिसका नाम इन्होंने दिया था दृष्टि पत्र। तो वो दृष्टि पत्र निकाल लीजिए शिवराज जी का, और उसके झारखंड के घोषणा पत्र को निकाल लीजिए। कॉपी पेस्ट निकाल के दे दिया है, लेकिन इस घोषणा पत्र में 25 चीज ऐसी हैं जो पहले ही से बिहार में कार्यान्वित हैं। एक ही चीज नहीं है जो इन्होंने की है कि जो
जिस घर में शौचालय नहीं होगा उसे किसी भी तरह का सरकारी लोन ये लोग नहीं देंगे, नंबर एक। नंबर दो, कॉर्पोरेट को 74,000 करोड़ का ऋण माफी दे सकते हैं, लेकिन जिस किसान ने अगर समय पर ऋण अदायगी नहीं की उसको आगे से 0% ब्याज पे लोन नहीं मिलेगा।